गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप ये देखेगा सीटेट में जो भी एग्ज़ाम रिपीटेड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको मैं यहाँ पे जो है करवा रहा हूँ। सवाल नंबर 1 में बैन हेले से सवाल आता है। बैन हेले किससे संबंधित है, किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर जो है ज्योमेत्रीय चिंतन। पहले बच्चों को चित्र दिखाए जाते हैं, फिर उसको अलग अलग करने को बोला जाता है और फिर उसको उनके कोण भुजा शीर्ष के आधार पर अंतर करने को बोला जाता है। तो यह जो है कौन से स्तर पर है, तो ये बैन हेले के द्वारा दिया गया है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो ये हमारा जो है ये दिखाया गया है कि ये सिद्धांत जो है ये बैन हेले द्वारा किया गया था और इसमें ये कहा गया था। तो किस तरह के बच्चे ऐसा काम करते हैं, तो इसमें है कि स्तर 1 के बच्चे, इस स्तर पर बच्चा आकृतियों को गुणों के आधार पर वस्तु को निर्धारण, तुलना एवं वर्गीकरण करने लगता है। तो इस तरह से बच्चा जो है स्तर 1 में ये सारा बैन हेले के जो है सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किया है, उनके अनुसार काम करते हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि स्तर 1 का बच्चा जो रहेगा वो एक काम करेगा और उसमें निर्धारण और तुलना करेगा। अब इसके बाद देखिए जीन पियाजे ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह भी सवाल आते रहता है। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था क्या है? तो संरक्षण, वर्गीकरण जैसे गुण विकसित होते हैं। तो मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था और जीन पियाजे ये दोनों दिमाग में रखना है। तो इस तरह से ये सिद्धांत है, अच्छे से है, ये सवाल बहुत रिपीटेड हो रहा है। और इसके बाद मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था जो है संरक्षण, वर्गीकरण जैसे गुण को विकसित करता है। ये दोनों सवाल में आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, ये पूछे जाते हैं। ये जो भी सीटेट का एग्जाम हो रहा है उसमें ये सवाल बहुत ही बार बार आते रहते हैं, इसलिए इस सवाल को अच्छे से दिमाग में जो है वो कवर करना है। सवाल आगे की ओर हम बढ़ते हैं। पर्यावरण थीम क्या है? ये पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं, तो पर्यावरण थीम क्या है? तो पर्यावरण थीम के अंतर्गत है भोजन, पानी, आवास, परिवार एवं मित्र, हम चीजें कैसे हैं, यात्रा, ये सभी। यानी पर्यावरण थीम में रखा गया है कि भोजन, पानी, आवास, परिवार एवं मित्र, हम चीजें कैसे हैं, यात्रा के दौरान, ये सारा इसमें उद्देश्य रखा गया है। किस विटामिन की कमी से दिखाई नहीं देता है? तो विटामिन ए, और विटामिन ए से होने वाला बीमारी रतौंधी है। ये भी सवाल आपको कंप्लीट रखना है। ये विटामिन से संबंधित है, ए बी सी डी ई और B1 B12 ये सब जितना है सबको कवर करके रखना है। एक बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है, इससे जो है ये डिसलेक्सिया के कारण होती है। ये दिमाग में रखना है। सवाल घुमा करके भी पूछता है कि डिसलेक्सिया जो है उसमें क्या सावधान क्या होता है त्रुटि? तो उसमें बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है, यानी पढ़ने में कठिनाई है बच्चा को, तो उस जो है हम लोग उसे डिसलेक्सिया कहेंगे, उस विकार को डिसलेक्सिया कहेंगे। अब सवाल आगे आपको स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए किस पक्षी की चोंच बीच से मुड़ी होती है? ये बहुत ही सवाल अच्छा है। तो राजहंस, इसको जो है फ्लेमिंगो कहते हैं। तो फ्लेमिंगो या राजहंस ऐसी पक्षी है जिसकी चोंच जो है बीच से मुड़ी होती है। ये भी सवाल आपको कंप्लीट रखना है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो राजहंस, ये फ्लेमिंगो, ये दोनों एक इंग्लिश हिंदी नेम है, ये दोनों का अच्छे से देखना है। कभी कभी सवाल में सिर्फ इंग्लिश नेम देता है, तो हमको पहचानने में कन्फ्यूजन नहीं करना है। हम लोग राजहंस दिमाग में रखते हैं, लेकिन फिर देखते हैं कि वो राजहंस नहीं है, तो फ्लेमिंगो जो है ये भी इंग्लिश वर्ड जो है, इसको भी दिमाग में रखना है, ताकि हमारा कोई भी वहाँ पर जो है त्रुटि नहीं हो। अब सवाल आपको कह रहा है कि किस पक्षी की चोंच। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में विलुप्त होने वाला पक्षी कौन है? तो गरैया। ये जो गरैया पक्षी है ये हम लोग देखते हैं, तो ये जो विलुप्त होने का मतलब है, विलुप्त का मतलब है कि पहले प्रजाति पाए जाते थे, लेकिन इससे प्रजाति जो है वो लुप्त होते जा रहा है, और वातावरण नहीं मिलने के कारण या उसका आश्रय नहीं मिलने के कारण कुछ कुछ पक्षी पशु जो है विलुप्त होते हैं। तो ये गरैया पक्षी जो है वो दिल्ली से विलुप्त हो गया है, यानी वहाँ से जो है लुप्त या गायब हो गया है, यानी इसकी संख्या बहुत कम गई है। धीरे धीरे जो है इसे देखने के लिए हम लोग को जो है वो यादगार में रखना पड़ेगा। सवाल नंबर आगे स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हेंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? यानी हेंगुल मृग जो है इसको संरक्षण के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो इसका दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हेंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। सवाल नंबर आगे हम देख रहे हैं। तो सवाल आगे की बात करेंगे, तो ये देखिए आपका जो है सवाल आगे आ रहा है, और इसके बाद सवाल कह रहा है पश्चिम बंगाल के निकटवर्ती राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल के निकटवर्ती राज्य है झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया,
सिक्किम हो गया, असम हो गया, ये सारे जो राज्य हैं वो पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं, उसके समीप हैं, उसके जो है बॉर्डर से समीप करते हैं, सटे हुए हैं, यानी निकटवर्ती है। तो झारखंड, बिहार, उड़ीसा, सिक्किम, असम, इसका सवाल घुमा करके पूछता है कि पश्चिम बंगाल से कौन सा राज्य नहीं लगे हुए हैं या नहीं समीप हैं। तो ये हमारा जो है ये पांचों स्टेट का नाम दिमाग में रहेगा, तभी हम लोग नहीं वाला को ऑप्शन चुन सकते हैं। सवाल नंबर आगे कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है, तो इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश है। तो यह हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश। इसे भी ध्यान से रखना है, ये सवाल भी नदी से आते हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, ये सारे नदी से सवाल आते रहते हैं, एक न एक इससे जो है सीटेट में आ रहा है। ये सारा जो है नदी का जो भी है हम लोग थोड़ा उसको अच्छे से गहन अध्ययन कर लेंगे। सवाल नंबर आगे चिपको आंदोलन, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में वृक्षों के कटाव के विरोध में उत्तराखंड राज्य के चमोली जिला से सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में की गई थी। तो पहला सवाल आपको बना कि चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1973 में। दूसरा कहाँ से शुरू हुआ, तो चमोली जिले से। ये कहाँ चमोली जिला है, तो उत्तराखंड में। और इसने किसने चिपको आंदोलन की शुरुआत किया। तब ये सवाल देखिए, विटामिन ए से कौन सा बीमारी होता है, तो इस तरह रतौंधी होता है, यानी आँख से दिखाई नहीं पड़ता है। और रतौंधी को हम लोग ये जो है ये बीमारी को रेटिनाल भी नाम है, ये एक हिंदी इंग्लिश वर्ड है। तो ये हमको दिमाग में रखना है कि रतौंधी ए से बीमारी होता है, तो रतौंधी रेटिनाल। और डिस्ग्राफिया, ग्राफ में लेखना होता है, तो इसलिए डिस्ग्राफिया कैसा विकार है, तो ये लेखन अक्षमता की विकार है। डिस्ग्राफिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सवाल आपको दिमाग में रखना है डिस्ग्राफिया वाला। पियाजे ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यह सवाल बहुत बार बार आ रहा है, इसलिए यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे अच्छे से दिमाग में रखना है। तो पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। तो यह भी सवाल आपको आता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया, तो पियाजे ने दिया। सवाल उलट फर करके पूछता है, इसलिए हमको दोनों तरह से दिमाग में रखना है। भाषा अर्जन क्या है, तो भाषा अर्जन जो है ये किसने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो चॉम्स्की ने किया। तो चॉम्स्की ने किया, ये दिमाग में रखना है। भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने किया, चॉम्स्की ने किया। अब चिरावो नृत्य है, तो चिरावो नृत्य है, ये कहाँ के नृत्य है प्रसिद्धि, तो ये प्रसिद्ध जो चिरावो नृत्य है ये मिजोरम का है, ये भी दिमाग में रखना है। नृत्य सवाल आता है कि मधुबनी कहाँ है, बिहार का क्या है, उड़ीसा का क्या है, राजस्थान का क्या है नृत्य। तो ये सारा एक जो है पिछल के वीडियो में डाला गया है, वहाँ से इसको अच्छे से जो है कवर कर सकते हैं। तो ये हमारा चिराव नृत्य हो गया मिजोरम से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में आपको रखना है, तभी जाकर के अच्छे से आपको स्कोर आ पाएंगे सीटेट में। तो अब सवाल आगे आ रहा है स्क्रीन पर, तो अगला सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और ये सवाल आप देखिए कि यह स्क्रीन पर आने वाला है, और ये सारे चीज़ को अच्छे से कवर कर लीजिए, और इसे आप अच्छे से कवर कीजिएगा, तभी आपका स्कोर जो है वो बहुत अच्छे से आएगा। और ये एग्ज़ाम देखिए, ये एग्ज़ाम में हम लोग को सावधानी से देना है ताकि हमारा अच्छा स्कोर आ सके। मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत किसने किया, तो मस्तकाधोमुखी सिद्धांत का जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका जो है ये हमारा जो है क्या है इसका में, तो ये हमारा सिर से पैर की ओर विकास होता है। मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत में क्या होता है, तो इसमें जो है सिर से पैर का विकास के लिए यह सिद्धांत बनाया गया है। और ये जो है ये सेफेलोकॉर्डल, इसका जो इंग्लिश में नाम है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों दिमाग में रखना है, सिर से पैर तक और विकास के लिए है। अब नेपेंथिस पौधा कहाँ पाया जाता है और ये कैसा है, तो नेपेंथिस पौधा मेघालय, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है, और यह पौधा जो है कीड़ों का शिकार करता है। तो नेपेंथिस पौधा में क्या होता है कि ये ऊपर जो है इसके जो पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, उसमें ऊपर जो है वो ओपन रहता है, उसके ऊपर ढककर रहता है, और इसके जो है अट्रैक्शन होकर के, इसे आकर्षित होकर के कीड़े मकोड़े जाते हैं, और जब इस पर बैठते हैं तो ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है, इसके अंदर फिर चला जाता है। सवाल अगला की ओर पढ़ रहे हैं, ADHD, ये इसका फुल फॉर्म क्या है, तो अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये हमारा सवाल फुल फॉर्म से भी एक आता है, तो ये फुल फॉर्म का अच्छे से कवर कर लेना है। तो ADHD अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये भी दिमाग में आपको रखना है। अब सवाल आगे आ रहा है आपको, रेड डाटा बुक क्या है, ये बहुत कंप्लीटली सवाल है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो रेड डाटा बुक का मतलब क्या है, तो ऑप्शन 1 में है, आपको अच्छा देख लेना है,
तो रेड डाटा बुक क्या है, तो विलुप्त प्राय जानवरों से संबंधित है। यानी रेड डाटा बुक में जो है जितना भी विलुप्त हो रहा है जानवरों उससे संबंधित है, उसकी विवरण मिलती है। यह शुरू कब से किया गया है, तो 1 जनवरी 1972 की पहली रेड डाटा प्रकाशित हुई थी। रेड डाटा का बुक का प्रकाशन कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1972 को पहली बार प्रकाशित हुई थी। सवाल नंबर आगे आपको स्क्रीन पर आ गया है और इसके ये देख लीजिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ये राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसका स्थापना 1936 में हुआ था। यह ब्रिटिश दिग्गज शिकार जिम कॉर्बेट के बाद हुआ था और ये हमारा जो है ये प्रकृतिवादी बन गया है। इनके नाम परजिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी रखा गया है। तो परजिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये दोनों नाम थोड़ा सा देखिएगा, जिम कॉर्बेट रहे या परजिमी कॉर्बेट नेशनल पार्क रहे, ये दोनों को अच्छे से दिमाग में रखना, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तो इससे सवाल आपको 3 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए हैं। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, कब हुआ, 1936 में। अब सवाल आगे हम बात करते हैं निष्पादन। निष्पादन का अर्थ क्या है, तो फटकना। निष्पादन में क्या होता है, तो अनाज से भूसों को अलग करने की प्रक्रिया को निष्पादन कहते हैं या फटकना कहते हैं। ये सवाल कभी कभी जो है स्टैंडर्ड वर्ड का इस्तेमाल करता है, कभी कभी जो है ये हिंदी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर देता है। तो हमको दोनों को है दिमाग में रखना है, निष्पादन को अलग फटकना। और ये निष्पादन में क्या प्रक्रिया में होता है, तो अनाज को भूसों से अलग करने के लिए प्रक्रिया निष्पादन करते हैं। सवाल नंबर आगे आपको देख रहे हैं, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो माउंटेनियरिंग का मतलब है कि आपका नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग कहाँ स्थित है, तो इसकी स्थापना 14 नवंबर 1964 को हुई था और उत्तरकाशी में स्थित है, उत्तराखंड में पड़ता है। इस संस्था के प्रमुख जो बनी वो बचेंद्री पाल संतोष सिन्हा ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो इस संस्था के जितने भी प्रमुख थे बचेंद्री पाल और संतोष सिन्हा ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इससे आपको 3 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाते हैं। स्थापना कब हुआ, 14 नवंबर 1964 को, और ये कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी उत्तराखंड में। और इसके प्रमुख जो है, इसमें कौन कौन संस्था ने प्रमुख थे, तो बचेंद्री पाल और इसके बाद संतोष सिन्हा। ये नाम आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। सवाल 3 ऑब्जेक्टिव है, इसे कभी भी घुमा के पूछ सकता है। पोंगल नृत्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। नृत्य से संबंधित हमेशा सवाल आता है, सीटेट में एक न एक सवाल टच रहता है, इसलिए सारे जो पोंगल नृत्य है उसके पिछली वीडियो में डाला गया, आप वहां से जाकर के कवर कर सकते हैं। अब पोंगल नृत्य के बारे में तो चर्चा करते हैं। तो पोंगल नृत्य कहाँ की नृत्य है, तमिलनाडु के, एकदम दिमाग में अच्छे से रख लीजिए। और पोंगल नृत्य कब मनाया जाता है, तो फसल की कटाई के उत्सव में मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष में 14 से 15 जनवरी तक मनाया जाता है। ये सवाल अभी जो है इस मंथ चल रहा है, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पोंगल